नाज़रीन आदाब, मैं हूं विशाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। नाज़रीन, आपको याद होगा जब किसान तंजीमों की तरह ही मुल्क भर में CAA NRC के खिलाफ जबरदस्त तहरीक चलाई गई थी। तहरीक इस कदर जोरदार थी कि खुद वजीर आजम को यह कहना पड़ा था कि NRC पर कहीं कोई बात ही नहीं हुई, हमारी हुकूमत ने इस ताल्लुक से कोई फैसला ही नहीं लिया। लेकिन नाज़रीन, बात सिर्फ NRC की नहीं थी, बात थी CAA को लेकर, यानी शहरियत तरमीमी बिल, और फिर बाद में जो साल 2019 में सदर जमहूरिया के दस्तखत के बाद कानून बन चुका है। लेकिन हकीकत यह है कि अब तक इस तरमीमी कानून के उसूल और जवाबित तय नहीं हुए हैं। और खबर यही है, सवाल यही पैदा होता है कि जब उसूल और जवाबित ही तय नहीं हुए तो इन तजावीज को कैसे शामिल करके नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। सवाल इसी बात को लेकर है कि जो हालिया नोटिफिकेशन है वजारत दाखिला की तरफ से 13 अजला के लिए, उस नोटिफिकेशन में ऐसे तजवीज क्यों हैं जो शहरियत तरमीमी कानून है जिसमें इसका प्रोविजन है और जो मामला फिलहाल कोर्ट में है। नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है तो आखिर कैसे, जिनका जिक्र 1955 के कानून और 2009 के रूल्स में है ही नहीं, बल्कि जिनका जिक्र यानी सिर्फ जैन, पारसी, बौद्ध, हिंदू, ईसाई और सिखों को शहरियत देने वाली तजवीज, मतलब बिना नाम लिए मुसलमानों को इससे अलग रखने वाली तजवीज, यानी दुनिया के बड़े जमहूरी मुल्क में जहां सेकुलरिज्म का झंडा लहराता है वहां मजहब की तफरीक पैदा करने वाला कानून, यानी मजहब पूछकर देखकर शहरियत देने या ना देने वाला कानून। जी हां नाज़रीन, इसीलिए तो पूरे मुल्क में हत्ता के बैरून ममालिक पे भी इसके खिलाफ पुरजोर आवाज उठी थी। पूरी बात यह है कि 3 हमसाया मुल्कों के गैर मुस्लिम पनाह गुज़ीरों की शहरियत की दरख्वास्त 13 जिलों से मौसूल करने और इसकी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए शहरियत देने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 3 पड़ोसी ममालिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले गैर मुस्लिम पनाह गुज़ीरों को हिंदुस्तान की शहरियत मिलेगी, जिसके तहत हिंदू, सिख, जैन, पारसी और मसीही अफराद, और इसमें ईसाई भी शामिल होंगे, बौद्ध भी शामिल होंगे, इंडिया के शहरियत के लिए अहल होंगे, मुसलमान या दीगर कम्युनिटी के लोग नहीं। सवाल इसी को लेकर है। हमारे साथ इस खास मौजू पर बातचीत करने के लिए एक खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ हैं खुर्रम अनीस उमर, जो नेशनल सेक्रेटरी हैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के। जी हां, हमने इनको खास तौर से इसलिए रखा है कि IUML ने फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट रुजू किया है, सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है इस नोटिफिकेशन के खिलाफ। हालांकि जो CAA यानी तरमीमी जो कानून है उसके खिलाफ 60 से जायद, यहां तक कि 80 से जायद पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में है, उनमें भी IUML जो है पहले दाखिल करने वालों में से एक है। अब जो ताजा नोटिफिकेशन है 2 दिन कबल का, उसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट रुजू हुआ है IUML। शुभेंदु शेखर अवस्थी हमारे साथ हैं, जो बीजेपी के तर्जुमान है, वो अपनी बात रखेंगे कि आखिर इसमें और पुराने यानी 1955 और 2009 में और इसमें 2019 वाले इस कानून में फर्क क्या है और क्या दोनों को खिचड़ी नहीं पका दी गई। और तीसरे साथ हमारे साथ मौजूद है कलीमुल हफीज, जो सदर है AIMIM दिल्ली के, और सलमान निजामी, कांग्रेस लीडर। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले मैं खुर्रम अनीस उमर आपके पास आना चाहूंगा और आपसे यह जानना चाहूंगा कि IUML ने एक बार फिर कोर्ट से रुजू क्यों किया है। जी मैं अपनी बात शुरू करूं इससे पहले सबको आदाब जी। और आपने खुद ही एक्चुअली इस बात का जवाब दे दिया कुछ हद तक शुरू में ही कि जब कोई रूल्स, कोई जवाबित कोई तय नहीं हुए हैं तो कानून कैसे लागू हो गया। और न सिर्फ ये, उस पर आते 2019 में जब यह कानून बना था पार्लियामेंट में जी, उस पर मुस्लिम लीग और आज जैसा कि आपने कहा दूसरी जमातें भी उसमें शामिल हुई, सुप्रीम कोर्ट गई, और वहां पर सरकार ने बिल्कुल क्लियरली ये जवाब दिया था। मैं पढ़ के सुना देता हूं उसका आपको, कि सरकार ने अभी कोई नोटिफिकेशन तय नहीं किया है, कोई रूल्स रेगुलेशन पास नहीं हुए हैं, कोई तय नहीं हुए हैं, तो इसलिए ये कानून, बल्कि ये उसके जवाब में था कि जब मुस्लिम लीग ने इस पर स्टे मांगा था सुप्रीम कोर्ट से जी, तो सरकार का जवाब ये था कि इस पर स्टे देने की जरूरत नहीं है। मैं आप कहें तो पढ़कर सुना दूं। द रिस्पॉन्स ऑफ द यूनियन हैड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द हियरिंग ऑफ द प्रेजेंट रिट सबमिटेड बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट and provided assurance that staying of the Amendment Act was not necessary
since the rules of the Amendment Act had not been framed. However, उसके बावजूद अब कौन से रूल फ्रेम हो गए? तो ये तो बिल्कुल, ये सरकार, मुश्किल ये है कि ये बीजेपी सरकार मुस्तकिल झूठ बोलती चली आ रही है डे वन से। ठीक है, मैं आपने बीजेपी की बात की है तो बीजेपी से हमारे साथ मौजूद शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब। शुभेंदु जी, क्या है इस नोटिफिकेशन में ऐसा जिसको लेकर दूसरी जमातें, दूसरी पार्टियां सवाल उठा रही हैं, और आप कैसे इसे अलग करके बता पाएंगे कि ये जो नोटिफिकेशन ताजा है 13 जिलों के लिए, क्या है ये? बिल्कुल, यदि आप इसको पॉलिटिकल और रिलीजियस रुख ना दिया जाए इस एक्ट का, तो मैं इसका जवाब देना चाहता हूं कि ये एक्ट बनाया क्यों गया था। जो लोग बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में माइनॉरिटीज हैं, मींस हिंदू हैं, जो 5 लोगों के नाम लिखे, बुद्धिस्ट, जैन, पर्शियन और सिख, इनको यदि वहां पर किसी तरीके की रिलीजियस प्रताड़ना है तो वो भारत में आ सकते हैं और वहां का सिटीजनशिप ले सकते हैं। ये एक स्पेशल एक्ट बनाया गया है, जैसे कि बहुत सारे एक्ट, चूंकि अभी आपने कहा अपने चैनल के माध्यम से कि मोहम्मडन्स को अलग किया गया है, मुस्लिम को अलग किया गया है, इसी तरीके के बहुत सारे एक्ट मुस्लिम के लिए भी बने हुए हैं। तो स्पेशल लोगों के लिए एक स्पेशल एक्ट बनाया गया और ये कहा गया कि यदि ये भारत में आते हैं और सिटीजनशिप मांगते हैं, इन केस उनको उनकी कंट्रीज में, इन 3 कंट्रीज में तो क्या आप ये मान रहे हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत ये लागू किया गया, नोटिफिकेशन जारी किया गया है? आप ये मान रहे हैं? और क्या, बिल्कुल हम मान रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? मैं तो बिल्कुल क्लियरिटी में कहता हूं कि यस, उसी एक्ट के अनुसार। लेकिन उसके तो फ्रेम एंड रूल्स तो फ्रेम ही नहीं हुए सर। फ्रेम एंड रूल जब एक्ट बन जाता है और पार्लियामेंट से पास हो जाता है, उसी समय हो जाता है, उसको कब एप्लीकेबल करना है? सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब दिया है आपकी पार्टी ने, यानी हुकूमत ने जो जवाब सुप्रीम कोर्ट में दिया, उसका क्या मतलब था, जिसका जिक्र अभी खुर्रम अनीस ने किया? देखिए, जो उन्होंने जिक्र किया है उस पे उस दिन कोर्ट ने पूछा कि कब आप क्या करेंगे, आसाम के अंदर जो ट्राइबल एरियाज हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल एरियाज हैं, उसके लिए क्या होगा, वो लोग इससे बाहर क्यों हैं। इसी तरीके से कुछ ऐसे एरियाज बंगाल में भी हैं, तो उन सब चीजों के लिए क्लैरिटी नहीं थी, उसके लिए किया गया था। अदरवाइज ये एक्ट अपने आप में पूरा है और इसको ठीक है। मैं इस पे AIMIM का एक से लेना चाहता हूं। खुर्रम साहब जी आप कहिए, पहले कहिए जी। खुर्रम साहब क्या कह रहे हैं, बोलिए। एक बात तो जो इन हजरत ने कही, ये ऑलरेडी अपने आप में गलत है। ये आप देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लियर है। ये कहते हैं कि इसको धर्म के आधार पर ना देखा जाए, ये धर्म के आधार पर भी गलत है और रीजन के आधार पर भी गलत है। आर्टिकल 14, 15, 21 जो और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्क्रिमिनेटिंग अमंगस्ट द पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फेथ एंड रिलीजन जी, तो ये तो हमारे संविधान के ही खिलाफ है और ये रिलीजियस बेसिस पे है। ये भी बहुत क्लियर बात है। ये रीजन बेसिस पे है। अब जो पहली बात तो ये, आप ये बात देखिए कि कहीं पर भी हिंदुस्तान में कोई अप्लाई करता है हिंदुस्तान की नेशनैलिटी, भारत सरकार चाहे तो उसको बड़े आराम से नेशनैलिटी दे दे, कोई भी हो उसके अंदर। उसके लिए ये एक्ट अलग से बनाने की क्या जरूरत है? मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा। खुर्रम साहब, कलीमुल हफीज हमारे साथ मौजूद है। कलीमुल हफीज साहब, एक तरफ तो मामला कोर्ट में है, 80 से ज्यादा अर्जियां कोर्ट में है, पहली बात। दूसरी बात यह कि जो जवाब के तौर पर मैंने रिपोर्ट्स अभी पढ़ी है, मैं काफी देर से मुताला कर रहा था, उसमें यह जिक्र है MHA की तरफ से कि ये जो नोटिफिकेशन हालिया जारी किया गया है, ये 1955 के जो शहरियत कानून का जो एक्ट है उसके तहत और 2009 के जवाबित के तहत है, ना कि ये 2019 के उसूल जवाबित के तहत, क्योंकि 2019 का जो एक्ट है उसके लिए अभी तक उसूल जवाबित तैयार हुए ही नहीं है, जबकि शुभेंद्र साहब का कहना कुछ और है। AIMIM क्या कहती है? नहीं, MIM का स्टैंड काफी वाजे है कि हुकूमत कोरोना को डील करने में पूरी तरह से नाकाम रही है, हर फ्रंट पे फेल हुई है। जो कि कोरोना की जो सूरत हाल जो अभी थोड़ी शहरों में सुधरी हुई नजर आती है, गांवों में अभी बहुत बदतर है और वहां के अभी आदाद और शुमार सही तरह से आ भी नहीं रहे हैं। तो ये हुकूमत का एक बहकावा भरा चाल है। वो चाहती है हुकूमत कि अभी जो हुकूमत कोरोना में फेल हुई है उसको ध्यान भटका के वो एक नई चीज ले आई, जबकि ये कोई ऐसा मौका नहीं है
कि जहां पे इस तरह का इसकी जो 13 जिला में उन्होंने शुरू किया है, इसकी कोई अभी इमरजेंसी नहीं थी, लेकिन उन्होंने शुरू क्यों किया है मैं इस पे बता रहा हूं आपको। जो देश पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, जहां पे सेकुलरिज्म है, उन दोनों के बेसिक टेनेंट के खिलाफ है। ये कानून उन लोगों के लिए लाए थे सीए जहां पड़ोसी देशों में प्रोसिक्यूशन हो रहा हो, और प्रोसिक्यूशन कोई मजहब देखकर नहीं होता। तो ये कानून किसी खास लोगों के लिए है और खास मुल्कों के लिए है। इस कानून के तहत सिर्फ 3 मुल्कों के प्रोसिक्यूटेड लोगों को शहरियत दी जाएगी, वो है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। जबकि प्रोसिक्यूशन तो नेपाल में भी है, प्रोसिक्यूशन तो म्यांमार में भी है। तो एमआईएम का ये सिर्फ मानना है कि ये हुकूमत का सिर्फ ध्यान भटकाने की चाल है और कुछ भी नहीं है। चूंकि सीए ये ले तो आए हैं, लेकिन चूंकि रूल फ्रेम नहीं हुए तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। इसलिए होम मिनिस्ट्री ये कह रही है कि हमने पुराने वाले कानून के तहत ही ये ऑर्डर जारी किया है। तो ये सरासर हिंदुस्तान की आवाम को धोखा देने का स्टेप है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ठीक है, खुर्रम अली साहब, मैं एक बार फिर से आपके पास आता हूं कि एक तरफ जो बीजेपी के हमारे पास नुमाइंदे मौजूद हैं, शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, उनका कहना है कि जब ये पार्लियामेंट से एक्ट बन गया, पार्लियामेंट से पास हो गया, यानी एक्ट तो सदर जमहूरिया के दस्तखत के बाद बना, यानी पार्लियामेंट से पास हो गया, सदर जमहूरिया का दस्तखत हो गया, एक्ट बन गया, तो ये उसके तहत ऑटोमेटिक ये सारी चीजें आ जाती हैं। क्या ये सब कुछ वाकई इतना मतलब ABCD जैसा है, या फिर उसके लिए बाकायदा कानून और इसके जवाबित बनने चाहिए? ये बड़ा मजे का खेज बात है। रूल्स नहीं है, ड्राफ्ट नहीं हुए, उसके लिए क्या वो तरीका करेगा। और आप ये मजे की बात, इसके अंदर मजाक, बड़ा मजाक ये देखिए कि 13 डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर्स को ये इजाजत होगा कि वो इनको ये दे दे अपना देश के लिए, इसमें रहने के लिए। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वो उसकी मर्जी पर होगा, उस कलेक्टर की। उसके पास कोई गाइडलाइन नहीं है, उसके पास कोई यार्डस्टिक नहीं है कि वो किस बेसिस पे उसको नेशनलिटी देगा। भाई ये मतलब नेशनलिटी दिए जाने में कहीं ऐसा तो नहीं कि मुल्क की सलामती पर खतरा भी आ जाए कि आप किसे नेशनलिटी दे रहे हैं? क्या कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इसके केपेबल है कि नहीं है, पहला सवाल तो ये है। और अगर वो केपेबल है भी तो सरकार कहीं बताएगी ना कि ये यार्डस्टिक है, ये मापदंड है, इन मापदंडों के ऊपर आप ये दे सकते हैं। एक्ट में तो एक्ट तो 4 लाइन का होता है, नोटिफिकेशन 1 पेज का है, 2 पेज का है। क्या वो 2 पेज के नोटिफिकेशन में सारी चीजें कवर हो जाती हैं? ये कैसे पॉसिबल है? ठीक है, मैं सलमान निजामी का एक छोटा रिएक्शन लेना चाहूंगा। कांग्रेस लीडर है सलमान। 2 तरह की बातें सामने आ रही हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी कहते हैं कि जब ये एक्ट बन चुका है तो इसके अंतर्गत, यानी इसके तहत बहुत सारी चीजें स्वतः आ जाती हैं, ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। दूसरी तरफ ये कहना है कि कानून का ये तरीका रहा ही नहीं है। एक्ट बनता है तो उसके सामने उसके नीचे रूल्स बनते हैं। आप क्या इससे रिएक्ट करेंगे? एमआईएम का कहना है कि ये ध्यान भटकाने की कोशिश है, कोरोना में जो नाकामी है उसे ध्यान भटकाने की कोशिश ये एमआईएम कह रही है। कांग्रेस क्या कहती है? देखिए, मुल्क भर में जब भी सवाल सरकार से होते हैं, भाजपा सरकार से, चाहे वो सीए हो, चाहे वो कोरोना हो, चाहे कोई भी मसला पूरे हिंदुस्तान में, चाहे कश्मीर का 370 हो, जब भी इन पे सवाल उठते हैं कि नाकाम क्यों हुई भाजपा सरकार, उस वक्त ये मुसलमानों पे कोई ना कोई मसला खड़ा कर देते हैं। जैसे कोरोना हिंदुस्तान में फैला तो मुसलमानों से कसूरवार, चाहे कोई भी मुद्दा है। इस वक्त आप बताइए, जब कोर्ट में ये केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है, तो आपको नोटिफिकेशन इशू करने की क्या जरूरत थी? एक तरफ से होम मिनिस्टर कहते हैं कि हम सीए और एनआरसी को टच नहीं करेंगे, इंपोज नहीं करेंगे, इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ आपने इस नोटिफिकेशन से प्रूव कर दिया जो आप कहते थे इसमें हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, जो हर डिबेट में कहा जाता था, सिर्फ मुसलमानों को एक्सक्लूड करके बाकी कम्युनिटीज को इसमें तरजीह दी गई है। इससे साफ जाहिर होता है कि यह भाजपा सरकार मुसलमानों को टारगेट करना चाहती है। हम तो एक्सेप्ट करते हैं, अरे आप लाइए उनको, मैं कहता हूं कि लाइए। यहां आपके देश की हालत क्या है आज? -7.3 जीडीपी है। आज बांग्लादेश आपसे आगे है। कौन आपके देश में आना चाहता है? आज आपने देश को बर्बाद किया है। आज कोरोना में हमारे कोविड की जो लाशें हैं वो पानी में तैर रही हैं, जगह नहीं है कब्रिस्तानों में, शमशानों में। हालत क्या कर दिया आपने? इनको शर्म आनी चाहिए। पहले अपने देश को सुधारें, और ये अब
सीए का एक टूल लाया है कि इस पे डिबेट हो, लोगों का ध्यान हटाया जाए, ताकि लोग सवाल सरकार से ना करें क्यों आप नाकाम क्यों हुए, क्यों कहां है ऑक्सीजन। आज उन्हीं मुसलमानों पर ज्यादती हो रही है, उनको ही एक्सक्लूड किया जा रहा है सीए से। जिन मुसलमान मुल्कों से आप ऑक्सीजन ला रहे हो, आपको मुसलमानों से इतनी नफरत है, अगर इतने गैरतमंद हो क्यों लेते हो ऑक्सीजन मुसलमान मुल्कों से, क्यों लेते हो रिलीफ। ये एक दीगर बात हो जाएगी। हम दरअसल यहां पर जिक्र इसका कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है, आपका अपना अपना परसेप्शन है, यहां पर आप अपनी बात रख रहे हैं अपने जाविये से। सवाल यहां पर सीधा यह है कि ये जो नोटिफिकेशन है और इसमें जो 3 मुल्कों का जिक्र है और 3 मुल्कों के 6 तरह के शहरियों का जिक्र है, 6 कम्युनिटीज का, सिर्फ पिन पॉइंट करके 6 कम्युनिटीज का, तो ये आखिर किस एक्ट के तहत है? आया ये एक्ट 1955 के तहत है, आया ये एक्ट 2019 के तहत है, या फिर ये 2009 के उसूल ज़वाबित के तहत है? अगर ये 1955 या 2009 के तहत है तो इसमें मजहबी तफरीक की कोई गुंजाइश ही नहीं बनती। शुभेंदु शेखर साहब, फिर से मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या ये 2019 का जो CAA है उसके तहत ये कानून लाया गया है? क्योंकि अगर आप हाँ या ना जो भी कहते हैं, ये हमारे दर्शक सुन रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको ये बताना चाहता हूं उस प्रश्न के जवाब में, मैं कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उनका जवाब देना नहीं चाहता। उनके लिए मुसलमान वोट ज्यादा है, जहां पे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच की बात हो रही है। हमारे भारत का हर मुसलमान भारत का है और उसके लिए सब कुछ सेफ है। मैं यहाँ पे जो बताना चाह रहा हूँ कि ये आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 के बीच में 6 बार इंक्लूड किया, 6 बार ये चेंज हुआ है। ये बेवकूफ बनाना छोड़ दीजिए। आप बीच में आप बोल रहे थे, आप एक क्रिमिनल माइंडसेट के लोग हैं जो जानबूझ के मुझे सामने लाते हैं, जानबूझ के मुसलमानों को टारगेट करते हैं। सुन लीजिए, जानबूझ के बार मुसलमानों को नहीं आने देना चाहते हैं। क्यों नोटिस निकाला? आप सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं नहीं मानते? आप जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, सब जुडिस है, क्यों आपने नोटिफिकेशन निकाली? आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ क्यों जा रहे हैं? बात सुनते नहीं जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट को फैसला आने दो। 11 तक 6 बार क्यों नोटिफिकेशन निकाली? 1992, 2003, 2005, आप सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं नहीं मानते? जब केस सुप्रीम कोर्ट में है तो क्यों आपने नोटिफिकेशन निकाला? ये आपका माइंडसेट है कि मुसलमानों को तंग करना। सलमान निजामी साहब थोड़ा रुक जाइए। ये शोर शराबे से बेहतर है कि हम थोड़ा बारीकियों को समझें। थोड़ा रुक जाते हैं, वक्त की कमी रहती है। शुभेंदु शेखर, मेरा सवाल सीधा ये है कि MHA की तरफ से जो जवाब है कि ये 1955 और 2009 के दफात के तहत है, उसके अंतर्गत है, तो फिर ये उसमें तो ये मजहब का जिक्र नहीं है। सवाल यहां पर इसमें भी जो अभी जो नोटिफिकेशन भेजा गया है डीएम्स को लेके, उसमें ये नहीं कहीं भी कहा गया है कि मुसलमानों को इससे अलग रखा जाए। पहला पॉइंट आप ये नोट कर लीजिए। दूसरा पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूं, अच्छा, उसमें किसका जिक्र है? उसमें किसका जिक्र है? उसमें किसको लाने का जिक्र है? क्या उसमें श्रीलंका के जो माइनॉरिटीज उसको लाने का जिक्र है? उसमें मुसलमान माइनॉरिटीज है। 1970 और 1980 में 2 अमेंडमेंट करके उनको ऑलरेडी लाया जा चुका है, और यदि उसके बावजूद भी कोई आए हैं तो उसमें मुसलमान एक्सक्लूड किया गया है। ये मिसलीड कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, उनको एक्सक्लूड किया गया है। 1970 और 1980 में 2 स्पेशल अमेंडमेंट लाके उनको इंडियन सिटीजनशिप दी गई थी। मैं बार-बार ये बताना चाहता हूं, मुस्लिम्स को एक्सक्लूड किया गया है। ठीक है, एक मिनट सुनिए। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि अगर IUML, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने अगर कोर्ट का रुख किया है तो क्यों किया है? जब शुभेंदु अवस्थी कह रहे हैं कि तमाम तरह के कानून मौजूद हैं, रूल रेगुलेशन फ्रेम्स हैं और उसी के तहत किया गया है, तो आखिर IUML ने किस वजह से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है? एक बार फिर से खुर्रम अनीस, नेशनल सेक्रेटरी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जी। मैं अवस्थी साहब से गुजारिश करूंगा कि अगर कोई रूल्स फ्रेम किए गए हैं तो वो पेश कर दें। जब कोई है ही नहीं और सुप्रीम कोर्ट में सरकार खुद कह चुकी है कि कोई रूल्स फ्रेम नहीं हुए हैं, तो आप कहां से बात आ गई? और ये बात तो क्लियर है, भारत सरकार किसी को नेशनैलिटी देना चाहती है, बड़े सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस चल रहा है केस। यहाँ पर जो लीगली इंटरी नहीं किया है, देखिए आप बात को भटकाइए मत।
बात यहाँ पे है जो इलीगली इंडिया में इंटर हुए हैं, चाहे लक्षद्वीप उसके ऊपर बात हो रही है। कश्मीर जो हो, लोग लीगली आए, सीए के द्वारा हिंदुस्तान के अदनान सैमी को मुसलमानों, दिया गया ना। सलमान निजामी साहब एक साजिश प्लीज, है। सलमान निजामी साहब प्लीज थोड़ा खामोश हो जाइए। उमर साहब एक जवाब दे रहे हैं इसमें- मेरे सवाल का कि आखिर किन बुनियाद पर IUML ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। देखिए सीधी बात है, मैं फिर दोबारा दोहरा देता हूं, इसमें परसिक्यूशन सिर्फ 3 मुल्कों पे तो नहीं हो रहा, इसके अलावा भी हो रहा है। जी। इसमें श्रीलंका भी शामिल है, जिसके अंदर बेइंतहा 80s 90s 70s में बेइंतहा परसिक्यूशन हुआ, बेइंतहा तमिल मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों मारे गए। म्यांमार में भी हुआ हजारों- जी। हजारों लाखों की तादाद में हुआ। और म्यांमार का हमारे सामने अभी सिचुएशन है जो पिछले 5 साल से हम देख रहे हैं किस तरीके से वहां मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है। तो मुसलमानों को एक्सक्लूड करने का क्या मतलब है? ये क्या तरीका है बीजेपी सरकार का कि हमेशा हर मामले के अंदर पहले तो वो झूठ बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठ बोलते हैं कि हमने कोई रूल्स फ्रेम नहीं किए, हमने कोई गाइडलाइंस नहीं बनाई, और अब इन 13 डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को उन्होंने खुले इख्तियार दे दिए कि जो मर्जी आए करो। क्या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास कोई रूल्स गाइडलाइंस हैं? चाहे वो आप जिस पिछली डेट की बात कर रहे हैं, वो 2002 की बात कर रहे हैं, उससे पहले की बात कर रहे हैं, 1955 की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या गाइडलाइंस है? हमें पता तो चले भाई, ये किस तरीके का पढ़ के आइए, सरकार की कार्रवाई, या अपने घर में बैठ के जो कोई रूल गाइडलाइन बना लेंगे, जो भारत ये के हमारी अंदर समझ 6 में साल नहीं आया। और इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट के पास रिलीफ के लिए गए कि हमें जब इस हाँ, तो सरकार ठीक है। पर कोई भरोसा आपका नहीं है अधिकार तो है बाद में सुप्रीम सिर्फ कोर्ट कोर्ट ही बचता, तो कोर्ट ही बचता देखिए, है आपका जब सरकार झूठी निकले तो। उमर साहब शुभेंदु जी कुछ जवाब दे रहे हैं, सुनते हैं आपके जो ऑब्जेक्शन है उसका जवाब दे रहे हैं। शुभेंदु जी बोलिए। देखिए ये बहुत खुद सऊदी अरेबिया ने, जो एक मोहम्मदन कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है, उसने भी म्यांमार के रोहिंग्यास को डिपोर्ट किया है। ये हर कंट्री का अपना है कि किस कंट्री के अंदर से कहां से लोग सऊदी अरेबिया के बाद भारत में आ रहे हैं। तो भारत में आने का चांसेस, देखिए आपको भारत की चिंता नहीं है, देखिए आपको भारत की चिंता नहीं है, आपको चिंता है कि किस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो मुसलमान भारत में आए। आप बिल्कुल गलत बोले हैं, आप बिल्कुल गलत बोले हैं। आपको खाली भारत में दूसरे राष्ट्रों की ओर से हिंदुस्तान में है क्या वो कानून? आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं भी चिल्लाऊं, आप भी चिल्लाएं, बात बनेगी। आपको चिंता इस बात की है, आपको चिंता इस बात की हो रही है, शरिया लॉ इम्पोज करो हिंदुस्तान में जो सऊदी में, बिल्कुल शरिया लॉ नहीं। इम्पोज आपको करो। चिंता का विषय यही है खाली। मैं आपको बहुत फिर शरिया लॉ इम्पोज करो हिंदुस्तान में। आपको मैं चिंता आपको- इस बात की है- देखिए एक मिनट सवाल सिर्फ यहाँ इस बात को लेकर है कि ये जो नोटिफिकेशन हालिया जारी किया गया है ये किसके तहत होगा? क्या एक जिले के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डीएम जिसे हम कहते हैं वो, उन्हें ये पूरा इख्तियार है कि जिसे चाहे जो इलीगल माइग्रेंट है, अभी खुद शुभेंदु जी आपने कहा कि इलीगल माइग्रेंट जो है उनको शहरियत देना है, इसके लिए आखिर रूल्स एंड फ्रेम्स क्या हैं? यही तो सवाल है। मुझे जवाब देने की 1 मिनट की बात मैं कह दूं। लोग हैं केवल ये अधिकारी साहब सऊदी अरब का नाम ले रहे हैं। सऊदी अरब के पास कोई भारत का संविधान मौजूद है? भारत अपने संविधान से चलेगा या सऊदी अरब से चलेगा? अब सऊदी अरब की बात हम यहाँ क्यों करें? दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, हम हिंदुस्तान की बात करेंगे ना। जहां पे जो चर्चा हो रही है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। करना चाहते हैं। कलीमुल हफीज साहब के पास मैं जाना चाहता हूं फिर से एक बार। कलीमुल हफीज साहब, आपने सबकी बातें लगभग सुनी हैं, इधर उधर भटकने के अलावा सवाल सीधा यह है कि ये जो नया नोटिफिकेशन है और इस नए नोटिफिकेशन में जिन कम्युनिटीज का जिक्र है, इसके लिए रूल्स कहां से आया? कलीम साहब, तो सवाल इसको लेकर था। आप सलमान निजामी साहब का फिर मैं जाना चाहूंगा। कलीम साहब मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है। सलमान निजामी साहब, सवाल इस बात को लेकर है कि जो मामला कोर्ट में पेंडिंग है, क्या इससे कोई और मकसद है? क्या इसका कोई और एक, इसके पीछे कोई बात के पीछे की कोई बात है? इस नोटिफिकेशन के पीछे कोई मकसद है? जैसा अभी कलीमुल हफीज ने, एमआईएम ने कहा कि ये दरअसल जो मौजूदा फेलियर है गवर्नमेंट का, उससे जो है उससे मामले को हटाने की एक कोशिश, रुख मोड़ने की कोशिश है, एमआईएम का कहना है। कलीमुल हफीज साहब अभी हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे। सलमान, आपका मैं रिएक्शन चाहूंगा। देखिए, मैंने पहले भी कहा, जब जब इस सरकार को
जवाब देना पड़ा। नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त सवाल कर रही है सरकार से, हमारी कितनी डेथ रेट है, लोग कितने मर रहे हैं इस देश में। पहले 370 हटाया कश्मीर से, वो भी मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट थी, और आज लक्षद्वीप पे हमला किया जा रहा है, वहां भी उनके हकूक छीने जा रहे हैं, वो भी मुस्लिम मेजोरिटी यूटी थी। और सीए पे मुसलमानों को एक्सक्लूड किया जा रहा है। ये एक साजिश के तहत इस कोरोना में तबलीगी जमात पे इल्जामात लगाए गए, और ये एक साजिश के तहत हो रहा है ताकि डिबेट मुसलमानों पे हो, डिबेट जो है हिंदू मुस्लिम पे हो, ना कि सवाल सरकार से किया जाए। ये सरकार का सबसे बड़ा फेलियर है, क्योंकि कल ही हमारे पास डेटा आया कि हमारी इकोनॉमी इस वक्त -7.3% आ चुकी है। हम बांग्लादेश से पीछे हैं, हम पाकिस्तान से पीछे हैं, हम इकोनॉमिकली खत्म हो चुके हैं, ना रोजगार के ही हैं, ना नौकरियां के ही हैं, कुछ भी नहीं है, बर्बाद हो गए हम। लेकिन आज डिबेट किस पे हो रही है? हिंदू और मुसलमान को एक्सक्लूड करो, लेकिन जब हमें एक जरूरत होती है वहां मुसलमान खड़ा होता है हमारे सामने। और ये एक साजिश के तहत मुसलमानों के खिलाफ ये भाजपा सरकार पहले दिन से है। ये कोई सेकुलर नहीं है, ये कम्युनल लोग हैं। चलिए ठीक है, ये आपका जाविया है। मैं एक बार खुर्रम अनीस उमर और शुभेंदु साहब का छोटा रिएक्शन लेना चाहूंगा। फाइनल कमेंट उमर साहब 10-20 सेकंड में बता सकते हैं तो बता दीजिए। सर, बेसिक बात यह है, इस बीजेपी सरकार पर हमें कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए हैं। ये ना इनके पास कोई गाइडलाइंस है, ना इन्होंने कोई रूल्स फ्रेम किए हैं, ना इनके पास कोई और तरीका है। और ये बात भी सच है जो सलमान भाई कह रहे थे, और कलीम भाई ने भी ये बात कही कि इस सरकार को जब ध्यान भटकाना होता है ना, तो वो इसी तरह के मुद्दे ठीक है, कलीम साहब आपके पास आ रहा हूं, बस वक्त कम है, 10-20 सेकंड में कुछ फाइनल कमेंट दे दीजिए जी। देखिए, इकोनॉमी के जो रिजल्ट आए हैं, जो जीडीपी डाउन गई है, इसने हिंदुस्तान की तस्वीर पूरी दुनिया में गिरा दी। बेरोजगारी क्या हकीकत सामने आ गई। कोरोना के थ्रू जो लाशों के अंबार लगे और जो नदियों में लाशें तैरती हुई और जो शमशान घाटों में आपने लाशों को लाइनों में देखा, और जो इनके सारे फ्रंट पे जो मोदी जी फेल हुए हैं, अब इनकी बहुत अच्छी तरह से ये प्लानिंग है कि किसी तरह से इस नैरेटिव को हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम पे लाया जाए। तो उसकी ये स्टार्टिंग है। और खास मैं समझता हूं कि आप तो जो डिस्कस कर रहे हैं वो नॉर्मल कर रहे हैं, लेकिन और जो अभी चैनल्स करेंगे इसको डिस्कस, वो इसीलिए करेंगे ताकि लोगों का जो मुसीबतों से ध्यान हटा करके हिंदू मुस्लिम टॉपिक पे लाया जाए। बिल्कुल, हमारी कोशिश बिल्कुल ऐसी नहीं है। मैं सिर्फ चूंकि एक पहल थी, एक खबर थी, उस पर गौर करना जरूरी था कि आखिर ये जो नोटिफिकेशन है जिसमें जिक्र 3 मुल्कों का है और 6 कम्युनिटीज का है, तो ये किस एक्ट के तहत है? इस सवाल का जवाब खातिर ख्वाह मिल नहीं पाया है। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी गई है, देखना यह होगा कि सवाल में क्या बात सामने आती है। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, कलीम साहब, सलमान निजामी, खुर्रम अनीस उमर, बहुत शुक्रिया, और नाज़रीन आपका भी शुक्रिया। बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। मुझे दीजिए इजाजत।